हेलो। आज का हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया देखो, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और दूध से क्या बना, दही। तो हम एक और जैसे देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जल का निर्माण होगा, तो हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिसे हम कहते हैं अभिकारक। इसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे हम उत्पाद कहेंगे। इसको उत्पाद। उत्पाद क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहेंगे। अब हम इसकी परिभाषा लिखें। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उससे हम उत्पाद कहेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखें तो हमने हमारे जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखे हैं, जैसे भोजन का पाचन, लोहे पे जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन और भी कई उदाहरण है, जैसे अंगूर का कीड़वन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण क्या है? देखो, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, तो अभिकारक व उत्पाद के तत्वों को उसके प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये हमारे पास जिंक एक तत्व है, तो जिंक तत्व का प्रतीक क्या है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। ये हमारे पास उत्पाद है, तो इस उत्पाद जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये हमने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संतुलित कर दिया, तो इसी को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, तो हम इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अभिक्रिया से पहले अभिकारक के परमाणु की संख्या व अभिक्रिया के होने के बाद उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक अभिक्रिया है A2B2, ये हमारे पास दो अभिकारक है। ये अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा AB। तो ये हमारी अभी परिभाषा के अनुसार यहाँ दो है
तो ये भी 2 होने चाहिए। ए बी 2 है तो यहाँ भी बी 2 होने चाहिए। तो हम इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। ये हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर इसको संतुलित कर दिया। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। इधर हम तत्व लिखेंगे। तत्व यहाँ हम अभिकारक के परमाणु की संख्या, इधर हम लिखेंगे उत्पाद के परमाणु की संख्या। उत्पाद के परमाणु की संख्या। तत्व हमारे पास क्या क्या है? Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम पहले तत्व लिखेंगे Fe में अभिकारक के परमाणु की संख्या कितनी है? 1, ये 1। और उत्पाद में Fe की संख्या कितनी है? 3, इधर 3। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अभिकारक के परमाणु की संख्या कितनी है? इधर ये 2 है और उधर भी उत्पाद में भी 2 है परमाणु की संख्या। इधर 2, इधर 2। अब हम ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन में अभिकारक के परमाणु की संख्या कितनी है? इधर 1 है तो इधर 1। और इधर कितनी है उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या परमाणु की? 4, तो इधर 4 लिखेंगे। हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए। तो हम इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे? अभिकारक इधर 1 है और इधर उत्पाद कितने? 3। तो हम इसको 3 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हुआ? 3 हुआ। Fe 3 और उत्पाद में भी 3। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक के परमाणु भी 2 है और उत्पाद के परमाणु भी हाइड्रोजन के 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक के परमाणु की संख्या इधर 1 है और उधर कितनी है? 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम इधर 4 से गुणा कर देंगे। तो इधर 4 से गुणा किया तो इधर हो गए 4। तो अब हम संतुलित करने के लिए हम इस समीकरण में इनके मान लिखेंगे। अभिकारक के परमाणु की संख्या इधर Fe की कितनी है? 3। तो इसके आगे 3 लिख दो। तो Fe अभिकारक Fe 3 है और उत्पाद भी कितने हैं? 3 है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। हमने संतुलित किया, इधर 4 लिखा तो इसके आगे लो 4। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो इधर अभिकारक के इधर कितने हैं? 8 परमाणु है हाइड्रोजन के। लेकिन इधर कितने हैं? 2 है। तो इधर तो हमारे पास ये है 8। अब हम इसको 8 बनाने के लिए हम इधर भी 4 से गुणा कर देंगे। यार तो हम कह सकते हैं इधर भी हम 4 लिख दो। इधर भी 8, इधर भी 8। तो ये देखो इधर 3 है, इधर भी 3 है। इधर 8 है, इधर भी 8 है। इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो अभिकारक के परमाणु की संख्या व उत्पाद के परमाणु की संख्या दोनों बराबर है। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब हम आगे देखें। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखें। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है तो हम उसे
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B, ये हमारे पास दो अभिकारक है और ये अभिक्रिया करके C का निर्माण करेंगे। C हमारे पास एक उत्पाद है, तो इसका उदाहरण है एक कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयला क्या है? कार्बन, C प्लस। दहन का मतलब, दहन हम किसकी उपस्थिति में करते हैं? ऑक्सीजन की। तो ये दो अभिकारक मिलकर के हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये हमारे पास एक उत्पाद बना। ये दो अभिकारक मिलकर के इससे ये एक उत्पाद बना। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल ले लो, H2O2, ये क्या बना? H2O। ये हमारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे श्वसन हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे हम सांस को छोड़ते हैं तो हम ऐसे ही यहाँ हाथ रखो तो हमें गर्माहट का महसूस होगा। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी बाहर साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है और साथ ही ऊष्मा भी बाहर निकलती है। वियोजन अभिक्रिया, इसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अभिकारक है, ये दो उत्पाद बनेंगे B+C। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये हमारा अभिकारक है एक, जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये इसके दो उत्पाद बने। यह किसका उदाहरण? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई अधिक ताकतवर है तो वो कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देना या विस्थापित कर देना विस्थापन कहलाता है। जैसे देखो, ये हमारे पास एक तत्व है Fe, इसको कहते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये Fe आयरन हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है और Cu ये हमारा कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो ये इसको हटा के इसकी जगह पे ये खुद आ जाएगा आयरन और इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास ये क्या आया? Fe सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस बाहर क्या निकला? Cu। ये इसकी जगह पे आके बैठ गया और इसको बाहर निकाल दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई, इसको विस्थापित कर दिया। इसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देना। एक और उदाहरण, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। ये इसकी जगह पे आ जाएगा और इसको इस यौगिक से हटा देगा, तो जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बार। ये इस यौगिक से विस्थापित हो गया और ये जिंक सल्फेट बन गया। ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया हुई। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये हमारा सोडियम
सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड ये हमारे पास दो यौगिक है। अब इनके आयनों के आदान प्रदान से बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमारे पास अभिक्रिया उपचयन व अपचयन। उपचयन अभिक्रिया की बात करें तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम उपचयन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास अभिक्रिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जुड़ के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो हम इस अभिक्रिया को उपचयन कहेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम अपचयन अभिक्रिया की बात करें। अपचयन क्या है? उपचयन की जस्ट उल्टी अपचयन अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हम क्या ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे ये हमारे पास एथीन है, एथीन में दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये हमारा एथेन बनेगा। और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, इसमें ये कॉपर प्लस जल बनेगा। इसमें ये ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो ये हमारे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये हमारी एक रासायनिक समीकरण है। उपचयन, उपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन कहते हैं। अब देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया हुई। उपचयन। और अपचयन अभिक्रिया की बात करें, अपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ये देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है लेकिन यहाँ सिर्फ कॉपर है तो ये क्या है? ये हमारी अपचयन है। अपचयन अभिक्रिया, इसका एक और उदाहरण ले लो, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा जिंक प्लस H2O। ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन। इसमें अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण, इस अभिक्रिया में कोई भी धातु अपने आसपास नमी, वायु, जल व अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे वो खराब होने लगती है या कमजोर होने लगती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के उदाहरण देखो, लोहे पर जंग लगना। मान लीजिए कोई भी हमारी वस्तु है उसे हम बाहर खुले में रखें तो वो वायु व नमी से अभिक्रिया करके वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है तो लोहे पर जंग लग जाता है। उसी प्रकार चांदी का काला होना, चांदी को भी हम बाहर रखें तो उस पर काले रंग की परत आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वायु व नमी के संपर्क में आने पर संक्षारण होने लगती है। तांबे का हरा होना, तांबा भी वायु, नमी व कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो तांबा संक्षारण होने लग जाता है यानी कमजोर व खराब होने लग जाता है। तो संक्षारण से बचाव के उपयोग
उपाय तो हम कैसे बचा सकते हैं? पेंट करके या कलर करके। हम किसी भी लोहे की वस्तु पर पेंट करके बचा सकते हैं, या तेल या ग्रीस लगा करके, या हम के यशद लेपन करके। ये यशद लेपन क्या है? कोई भी लोहे की वस्तु या स्टील की वस्तु पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे हम यशद लेपन कहते हैं। अब हम विकृति गंधिता की बात करें, वसा युक्त व तेल युक्त पदार्थ जब वायु से अभिक्रिया करते हैं तो इसके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता के रोकने के उपाय, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। वायु रोधी बर्तन का मतलब जिसके आर पार वायु ना जा सके। वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस डाल सकते हैं। वायु का मतलब ऑक्सीजन। हम चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों? ताकि वो खराब ना हो। अगर हम उसमें ऑक्सीजन डालें तो वो खराब, उससे अभिक्रिया करके वो खराब हो जाती है।